नमस्कार, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य अध्ययन का 142वां प्रैक्टिस सेट है ये। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर के स्पेशल वीडियो स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस के लिए अलग वीडियो है, जबकि सामान्य अध्ययन की काउंटिंग करेंगे तो 142वां प्रैक्टिस सेट ये है, जबकि इसके अलावा ढेर सारे वीडियो हैं। पहला प्रश्न है, हाँ लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। पहला प्रश्न है, मूसाबानी की खदानें प्रसिद्ध हैं। मूसाबानी की खदानें प्रसिद्ध हैं भाई, क्यों? लौह अयस्क के लिए, अभ्रक के लिए, बॉक्साइट के लिए या तांबे के खनन के लिए। बॉक्साइट क्या? एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। यहाँ पर जो बात हो रही है, मूसाबानी की खदानें प्रसिद्ध हैं किस लिए? तो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। डी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है? ऐसा कौन सा पर्वत है जो अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित कर देगा? कौन सा करता है? एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, क्वीन माउंट पर्वत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वीन माउंट पर्वत करेगा। सी नंबर सही हो जाएगा दूसरे का। कुछ व्याख्या देख लेंगे इसमें। क्वीन माउंट पर्वत जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करेगा। जी बिल्कुल। वर्ष 1911 में नॉर्वेजियन खोजकर्ता रोनाल्ड अमुंडसेन द्वारा, कौन से नॉर्वेजियन खोजकर्ता? रोनाल्ड अमुंडसेन द्वारा इसकी खोज की गई। इस श्रृंखला पर्वत का नाम नॉर्वे की रानी, क्या रखा गया? नॉर्वे की रानी के नाम पर रखा गया। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कैप्लन पर्वत है। क्या है? कैप्लन पर्वत है। 4230 मीटर की ऊंचाई है कैप्लन पर्वत की। तीसरा प्रश्न है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार है, वृत्त की तरह बन रहा, तीव्र गति से जाता हुआ है, लेकिन चार पहियों का वाहन है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा या बाहर की तरफ फिसलेगा। कौन सा इसमें सही है? कथन 1 और 4, 1 और 3, 2 और 3 या उपरोक्त सभी। किसकी बात हो रही है? तीसरे प्रश्न की बात हो रही है। तो ये क्या करेगा? तीव्र गति से वृत्ताकार सर्कुलर पथ पे जब जाएगा तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बिल्कुल सही है, और बाहर की तरफ भी फिसल जाएगा। 1 और 4 ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 और 4 में कैसे आ रहा है? ए नंबर सही है, ए नंबर सही हो जाएगा। वर्ष 1945 में आम चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? जो मुस्लिम लीग थी सॉरी इस समय जो काम चल रहा है। वर्ष 1945 में आम चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? कितनी सीटें जीती थी? 57 सीटें, 30 सीटें, 100 सीटें या 102 सीटें। चौथे प्रश्न की बात हो रही है। तो मुस्लिम लीग जो जीती थी 100 ऊपर नहीं, हाँ 30 सीटें जीती। बी नंबर सही हो जाएगा। कितनी सीटें जीती मुस्लिम लीग 1945 के आम चुनाव में? 30 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा उसको। कुछ व्याख्या देख लेंगे। कांग्रेस के केंद्रीय असेंबली में 102 में से 57 सीटें मिल गई थी कांग्रेस को, जबकि मुस्लिम लीग 30 सीट ही जीत पाई थी। उसके बाद में झल्ला गए थे लोग। जो प्राथमिक चुनाव में बंगाल और सिंध में बहुमत प्राप्त की थी। आगे देखेंगे, किसकी सलाह पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? ये सभी जानते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे, लेकिन यह किसकी सलाह पर, यह बात की जा रही है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो प्रथम इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन सलाह किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की या जेबी कृपलानी की? तो वही थे जेबी कृपलानी साहब। डी नंबर सही हो जाएगा। कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते समय, जो कार्बन डेटिंग है प्रयोग किया जाएगा, कहाँ प्रयोग किया जाता है?
पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए, फॉसिल्स की उम्र ज्ञात करने के लिए, सॉरी, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए? ये भी तो सही नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। फॉसिल्स की, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाएगा। C14, कार्बन 14 का उपयोग। तो ये छठा प्रश्न है, सी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्क, किडनी से, यहाँ पर कुछ व्याख्या भी देख लेंगे। कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग में। वृक्क यानी कि किडनी में से मूत्र की मात्रा का निस्तारण होता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण कौन करता है? एडीएच हार्मोन द्वारा, इंसुलिन हार्मोन द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन द्वारा, उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है ये, नहीं सॉरी 7वां है। तो ये काम जो करेगा एंटीड्यूरेटिक हार्मोन ही करेगा, एडीएच। मूत्र निस्तारण का काम जो है किडनी से यही करेगा, एडीएच हार्मोन। 8वां प्रश्न है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत, यहाँ पर विजारत जो वजीर से संबंधित है, किससे है? वजीर से संबंधित है। तो किस राजवंश में चरमोत्कर्ष हुआ इसका? खिलजी, तुगलक, लोधी या इलवरी? तो तुगलक वंश की प्रमुखता रही इसमें। क्या है? विजारत एक संस्था है जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। राज्य का जो प्रधानमंत्री था वजीर कहलाता था। वजीर का पद फिरोज तुगलक के समय चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। अब ये विजारत के संदर्भ में ही है। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? कौन थे? इसको जो किया है बलबन ने किया है। ठीक है, ये क्या था? हाँ ठीक। 10वां प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर जो विचार करना है उसके लिए क्या करेंगे? किसका स्टेबलाइजेशन पहले हुआ, फिर उसके बाद क्रम में लगाना है। इसको क्रम में लगाइए। इन बैंकों की जो स्थापना है इसका ऐतिहासिक क्रम। तो इसमें देखेंगे, विचार करना है 10वें प्रश्न में, इनमें से कौन सही है ये कहना है। तो इसमें जो पहला जो स्टेबलाइजेशन हुआ स्टेट बैंक का हुआ, फिर अग्रणी ग्रामीण बैंक का हुआ, फिर ये रहेगा नाबार्ड क्षेत्रीय। आगे देखेंगे, व्याख्या ही देख लें सीधे सीधे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, ग्रामीण बैंक 1975 में, नाबार्ड तो 1982 में हुई, जबकि अग्रणी बैंक 1969 में हुई है। फिर से देखिए, एसबीआई जो बना 1955 में स्थापना, ग्रामीण बैंक 1975 में, नाबार्ड 1982 में और अग्रणी बैंक 1969 में। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन ही सब कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, ऐतिहासिक क्रम देखना है इनका। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों मान्यता दी। कहीं न कहीं ये बैंक के पहले से ही एग्जिस्टेंस में थी, लेकिन इनका राष्ट्रीयकरण और जो मान्यता है, और राष्ट्रीयकरण जानते हैं 1964 से शुरू हुआ था।
तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन इसका ही हो गया, लेकिन चल नहीं थे बैंक के, मान्यता जो एक तरह से बड़े पैमाने पर हुई थी 1975 में ये हो गई। फिर नाबार्ड ने क्या किया, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे इनको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ मदद मिल गई। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण क्या हो सकता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें हैं, इनसे हानियां क्या क्या पहुंचती, किसको हानि पहुंचती? यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुखीय कैंसर का, या त्वचीय कैंसर का? तो यही होना चाहिए, त्वचीय कैंसर। जो पराबैंगनी किरणें थीं, जब ओजोन परत हजार्डस स्थिति में, ओजोन परत की स्थितियां जब खराब होती हैं, तो पराबैंगनी किरणें जाहिर सी बात है नीचे आएंगी, तो स्किन डिजीज बनेगी, स्किन डिजीज। ये अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? कुतुबी, नाजिरी, अबुल फजल फैजी। 12वां प्रश्न है फैजी, डी नंबर सही हो जाएगा। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्जनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खान, बदायूनी, फैजी आदि के विद्वानों द्वारा सम्मिलित प्रयासों से ही किया गया। इसके अतिरिक्त फैजी ने बदायूनी ने रामायण का और फैजी ने लीलावती का। बदायूनी ने किसके किया? रामायण का। और फैजी ने लीलावती का। अबुल फजल ने क्या? कालिया दान किया, कालिया दमन का किया। फिर से देख लें सॉरी, अबुल फजल ने किया कालिया दामन का, कालिया दमन का। फैजी ने किया लीलावती का, और बदायूं ने किया रामायण का। जबकि महाभारत का किसने कर दिया? इसके इसके ही निर्देशन में हुआ था। रज्जनामा फैजी ही रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? इनमें से कुछ देश दिए हैं, कौन सा इनमें मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, ये बताना है। 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न की व्याख्या में जाएंगे। व्याख्या भी क्या है पहले देखें। पनामा, सियरा लियोन, होंडुरस या ग्वाटेमाला, इसमें से कौन मध्य अमेरिकी देश में स्थित नहीं है? सॉरी, दक्षिणी अमेरिका आ गया था। पनामा तो रहेगा, होंडुरस भी रहेगा, ग्वाटेमाला भी रहेगा, लेकिन ये मध्य अमेरिका में सियरा लियोन नहीं है। तो नहीं है के हिसाब से कौन सा हो गया? बी नंबर सही हो जाएगा। सियरा लियोन क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है। जबकि यहाँ पर क्या बात हो रही थी? मध्य अमेरिका की बात हो रही थी। राइन नदी किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? जो राइन नदी है किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मेक्सिको एवं यूएसए, फ्रांस एवं जर्मनी, जर्मनी एवं इटली, रूस एवं यूक्रेन। किसके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है राइन नदी? 14वां प्रश्न है ये। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मेक्सिको और यूएसए के मध्य रियो ग्रांडो नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो मेक्सिको है और यूएसए है। नीचे तो नीचे मेक्सिको आ गया लटका, और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तब मेक्सिको नीचे आ जाएंगे। तो मध्य सॉरी, रियो ग्रांडो डे नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर सही रहेगा। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है, ज्यादा डेंसिटी पानी की कब होती है? किस डिग्री पर? 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, इनमें से कोई नहीं। 4 डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ठीक है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है?
नालंदा विश्वविद्यालय है जो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस थी। नालंदा महाविहार यानी कि विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था भारत। कमेंट करके बताइए ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया, किसके दरबार में आया? फिर वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, कौन सा स्थान है जहाँ पर अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चल गया? नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की? तो ये अनुराधापुर था। बी नंबर सही हो जाएगा, 17 का बी नंबर सही रहेगा। कुछ व्याख्या देख लेंगे। प्राक अशोक ब्राह्मी यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही। लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में से चला। कुछ और स्थानों से अभिलेखों को इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है जिनके नाम इस प्रकार हैं। क्या है? पिपर हवा से, सोह गौरा से, महास्थल से। कमेंट करके बताइए पिपर हवा कहाँ पर है। इसमें जब देखेंगे अनुराधापुर कहाँ है, श्रीलंका में है भाई। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाएं और बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि एक दाएं और दाईं और से बाईं ओर लिखी जाती, दाईं ओर से होना चाहिए, ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्रह्मी, नंदगिरी, नंदनगिरी, शारदा या खरोष्टी? 18वां प्रश्न है तो खरोष्टी है। डी नंबर सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है दाएं से इधर को लिखी जाती थी। इनके पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1832-35 में और गोंटे फ्रेंट 1836 में, लैसेन 1838 विद्वानों ने किया था। ठीक है। और मुख्यतः उत्तर पश्चिम जो भारत की लिपि है ये यही थी। आगे देखेंगे। कुछ सूचियां दी हैं, इनको सम्मिलित करना है। कहा जा रहा है 19वां प्रश्न है, कहा जा रहा है कि हम्पी पुडुचेरी में, नागार्जुन कोंडा कर्नाटक में, शिशुपालगढ़ आंध्र प्रदेश में, अरिकामेड उड़ीसा में। इनमें से कौन सही सम्मिलित रहेगा? 19वां प्रश्न है। कौन सा नंबर है? 19वां। तो 19वें प्रश्न में कौन सा उत्तर सही हो जाना चाहिए? कौन सही होगा तो इसको देख लीजिए। हम्पी, हम्पी कहाँ है? तो हम्पी पुडुचेरी में नहीं है, हम्पी है कर्नाटका में। नहीं, हाँ, दो दो हो गया। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और नागार्जुन कोंडा कहाँ है? नागुर नागार्जुन कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है। 2-3 हो गया। और शिशुपालगढ़ कहाँ पर है? शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। 4 हो गया। बचा एक। डी अरिकमेड। अरिकमेड कहाँ पर होगा? पुदुचेरी में चला जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? 2-3-4-1 ये वाला सही है। हम्पी कहाँ है? नागार्जुन कर्नाटक में। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में। और अरिकमेड कहाँ है? पुदुचेरी में। निम्न में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य के संबंध में नहीं है? विच आंसर इज नॉट अकॉर्डेंस विद कल्चरल पैनोरमा। कल्चरल पर्सपेक्टिव के संदर्भ में कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? अंतरजी खेड़ा से जौरिक मृतभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सहारनपुर के हुलास में शुंगों और कुषाणों के समय आवासीय बस्तियां थीं। सैयद सालार मेले का आयोजन राज्य के फर्रुखाबाद जिले में होता है।
देवी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये कहना है। जो कल्चरल सांस्कृतिक परिदृश्य के संबंध में सही कौन सा इनमें से नहीं है, ये बताना है। तो अंतरजी खेड़ा से जैविक मृत भांड के अवशेष प्राप्त हुए, इस पे जाएंगे क्या? सही है। और अगला देखेंगे, सहारनपुर के हुलास से शुंगो कुषाणों को समय आवासीय बस्तियां थीं। सैयद सालार मेले का आयोजन राज्य के फर्रुखाबाद जिले में होता है, ये गलत है। देवी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ये भी गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? नहीं है के हिसाब से सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर सैयद सालार की जो बात करें, और तो सब सही है ही। देवी नृत्य विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। सैयद सालार के बारे में चर्चा करनी है, ये बहराइच में लगता है। यहाँ पर जबकि क्या बताया गया है, फर्रुखाबाद जिले में होता है, ऐसा नहीं है। सैयद सालार मेले का आयोजन जो है बहराइच में होता है। यह मेला सैयद सालार मसऊदी गाजी की दरगाह पर जेठ मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। 12वीं शताब्दी तक सालार मसूद एक संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। भारत के बहराइच में इनका दरगाह तीर्थ यात्रा का स्थान बना हुआ है। सैयद सालार। निम्न में से मधुसूदनी अंतःस्राव हार्मोन क्या है? इंसुलिन बोलते हैं मधुसूदनी को, क्या इंसुलिन। एंडोक्राइन हार्मोन क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड होता है, वसी अम्ल होता है, पेप्टाइड होता है, या एस्टेरॉल होता है? यह होता क्या है मुख्यतः? तो ये जो है किसकी बात हो रही थी? 21वें प्रश्न की, सॉरी आगे बढ़ गया। 21, सीधे ये बोलिए, पेप्टाइड है ये क्या? ये क्या है? पेप्टाइड। पेप्टाइड इंसुलिन, सी नंबर सही हो जाएगा। मधुसूदनी मतलब इंसुलिन अंतःस्रावी एंडोक्राइन एक पेप्टाइड अंतःस्राव है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, बिल्कुल। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय के विशेष भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कही जाती है अग्नाशय में, वहां से बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं, लैंगरहैंस आइलैंड्स, उसमें जो बीटा सेल्स है उसके द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है। और ये क्या करता है? शर्करा की मात्रा को, शुगर की मात्रा को कंट्रोल किया करता है। जब मरीजों में शुगर बढ़ जाती है तो उनको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। दामोदर घाटी निगमन स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। यह कोयला जल तरल ईंधन के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने वाला एकमात्र पहला संगठन है, ये कहा जा रहा है। कौन सा कथन में से सही है, ये बताना है। सॉरी, देखिए, जो दामोदर घाटी निगम है स्वतंत्र भारत की पहली जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये तो सही बता दिया इन्होंने। यह कोयला जल तरल ईंधन के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने वाला एकमात्र पहला संगठन है। भाई सही तो ये भी बताया, एक और दो कहीं है, सी नंबर सही हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना कब हुई? एस्टेब्लिश 1948 में। सॉरी, कब हुई? 1948 में। यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी, संयुक्त राज्य यूएसए की टेनेसी घाटी की परियोजना पर आधारित है। परियोजना में मुख्य 4 बांध हैं। कितने बांध हैं? 4 बांध हैं भाई। यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है। मैथन बांध, पंचतिलैया और कोनार। पंचेत तिलैया, मैथन हो गया, पंचेत हो गया, तिलैया हो गया, और अगला एक कोनार। कोनार, पंचेत, मैथन, तिलैया और
कोनार, ये 4 बांध जो हैं दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है, 1948 में स्थापित हुई। अब बताइए, ये बांध, कम से कम 2 बांधों के बारे में बताइए किस नदी पर बने हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बहुत ही आसान प्रश्न है 22वां वाला। बायोस्फीयर रिजर्व जो हमने कमेंट में पूछा है, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्विस, इकोसिस्टम एपिडिकोंडोल, इकोलॉजी एजिटांसले, जैव विविधता रीटर, युग्म कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि किसने किसके टर्म दिया है, इसके बारे में किसने दिया है, इकोसिस्टम के बारे में किसने दिया है, यह सब बताना है। 23वां प्रश्न है, तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात है, एडवर्ड स्विस ने व्याख्यायित किया है। इकोलॉजी इकोसिस्टम एजिटेंसले गलत लिखा है, जैव विविधता भी दूसरा है, ये तो गलत हो गया। एडवर्ड स्विस क्या क्या 1857 में बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम इकोसिस्टम का किसने किया, एजिटेंसले द्वारा किया गया, जबकि इकोलॉजी शब्द है जो, इसका प्रयोग रीटर द्वारा किया गया। इकोलॉजी ध्यान रखेंगे, इकोलॉजी रीटर, इकोसिस्टम एजिटेंसले और बायोडाइवर्सिटी रोजन के द्वारा हुआ, और बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्विस। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषध, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन ही बायोडाइवर्सिटी का महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता क्या है, मीन्स फाइंडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि एक जगह पर बहुत सी प्रकार की जीवों का पाया जाना भी ये आता है बायोडाइवर्सिटी में। निम्न पदार्थ में से कौन से ओजोन अपक्षयक पदार्थ हैं? ओजोन को नुकसान करने वाले पदार्थ कौन है? इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन है? ये कूट दिए हैं। 25वां प्रश्न है ये, तो ये तो सभी खतरनाक लोग बैठे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो गया, CFC भी खतरनाक, हाइड्रोजन से संबंधित वो भी हो जाएंगे, CC कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 ये भी खतरनाक है ओजोन परत के लिए। तो 2 नंबर सही हो जाएगा, 1 2 3। ओजोन अपक्षयक पदार्थ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों शामिल हैं। वायुमंडल में भू सतह से लगभग क्या है, भू सतह से 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में है ये, जिसमें ओजोन गैस का सघन स्तर पाया जाता है, ओजोन परत कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन परत के क्षरण वाले कारण है। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? 26वां प्रश्न है, सूक्ष्मजीवी कीटनाशक कौन है? बैसिलस थुरिएजेंसिस, बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस ब्रेविस। ये बैक्टीरिया है, कीटनाशक कौन है? 26वां प्रश्न है ये। तो बैसिलस ब्रेविस है ये गलत हो जाएगा, बैसिलस ब्रेविस नहीं होना चाहिए, बैसिलस थुरिएजेंसिस है, ए नंबर सही हो जाएगा, 26 का ए नंबर सही है। बैसिलस थुरिएजेंसिस सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। बैसिलस थुरिएजेंसिस बीटी मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवी कीटनाशक जीवाणु है। यह क्रिस्टलीकृत प्रोटीन उत्पन्न करता है, क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन बनाएगा ये, जो कई प्रकार के कीटों के लार्वा की विषैला को के लिए विषैला है, जो कई प्रकार के जो कीट उनका जो लार्वा होता है उसको ये खत्म करता है, उनके लिए विष का काम करता है। यही प्रोटीन लार्वा की आंत को छिद्रित करके उन्हें नष्ट कर देता है। भाई बहुत बढ़िया है।
क्या करेगा, प्रोटीन लार्वा की आंत को छिद्रित करके उनको नष्ट कर देगा। बैसिलस थूरियजेंसिस ये कीटनाशक जीवाणु है ये। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन किस शिल्पकार ने तैयार किया था? हुमायूं के जो मकबरा है हुमायूं का, उसका डिजाइन किस आर्किटेक्चर ने तैयार किया था? चौधरी अशरफ रजा, मलिक मिर्जा, गयास बेग, दिलशाद बेग, इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मिर्जा गयास बेग जो थे शिल्पकार, इन्होंने ही हुमायूं के मकबरे का डिजाइन किया था। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन फारसी शिल्पकार, कहाँ के थे, फारस के थे, शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने तैयार किया था। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है यह, चार बाग शैली पर आधारित है। इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का प्रयोग किया गया। हाँ, इसी इमारत के डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण किया गया। हुमायूं का जो मकबरा है उसी से प्रेरित होकर के शाहजहां ने भी व्यवस्था कर दी। आगे देखेंगे, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? पोर्ट ब्लेयर है क्या, पहले तो जानिए। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी बताइएगा? समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति, जो कोरल रीफ है, जो ब्लेयर कोरल रीफ, तो ये क्या करेंगे, किस कारण मृत हो रही है? लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण, अत्यधिक जहाजरानी के कारण, अत्यधिक मत्स्यन के कारण, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, किसके कारण ये समस्या बन रही है? मछली का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा निकाली जा रही है, इसलिए नुकसान पहुंच रहा है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण मूंगे या प्रवाल जैसी जीवों के अस्थि पंजर द्वारा होता है। अत्यधिक सागरीय लवणता या स्वच्छ जल भी प्रवाल के विकास में हानिकारक होता है। बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर और बहुत ज़्यादा सैलाइन वाटर खतरनाक होगा प्रवाल भित्तियों के लिए। भारतीय इतिहास में किस स्थल को तीर्थों का राजा कहा जाता है? तीर्थों का राजा किस स्थल को कहा जाता है भारतीय इतिहास में? प्रयागराज को, वाराणसी को, विंध्याचल को, इनमें से कोई नहीं। 29वां प्रश्न है। तो तीर्थों का राजा यही रहेगा, प्रयागराज। ए नंबर सही हो जाएगा, 29वें का ए। भारतीय इतिहास में प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज का भूतपूर्व नाम इलाहाबाद था, सभी जानते हैं, जो भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य का प्रमुख नगर है। हिंदू धर्म में वर्णित प्रयागराज स्थल पवित्र नदी गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। खूब टहले होंगे लोग, आप लोग भी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक मिशन पूरा करने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके बाहर स्पेस वॉक मिशन, घूमने वाला मिशन स्पेस में, पूरा करने वाले पहले अंतरिक्ष अरबपति यात्री कौन बने? जावेद शेख, सुल्तान सलमान शेख, अशरफ खान या सुल्तान अल नियादी? 30वां प्रश्न है। सुल्तान अल नियादी जो थे, इन्होंने किया ऐसा। डी नंबर सही हो जाएगा 30वें प्रश्न का आंसर। 30 का डी नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, सुल्तान अल नियादी अरब इतिहास में सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन पूरा किया। सुल्तान अल नियादी ने स्पेस वॉक में लगभग 7 घंटे तक समय बिताया। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे हर एक प्रश्न को जरूर देखें, तभी लाभ होगा। कोई भी कहीं भी किसी भी चैनल पर कोई वीडियो देखें, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे, हर एक प्रश्न को देखिए, तभी वो प्रैक्टिस माना जाता है, चाहे जहां आप देखिए। तो स्टडी फॉर्मूला सीरीज चैनल आप सभी का स्वागत करता है।
हमेशा वीडियो देखते जाएं। थैंक यू।